स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम सुगंधा है। 1 महीने पहले मेरा गांव से रिश्ता आया था। मेरे घर वाले मेरी शादी वहां पर करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है और शरीफ है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। भले ही वह गांव में रहता है, मगर नौकरी तो शहर में ही करता है। अगर बेटी को अपने मायके आने की ज़रूरत पड़ी तो वो आराम से आ सकती है। मेरे मम्मी पापा जब लड़के की फैमिली से मिले तो उन्हें लड़के की फैमिली बहुत पसंद आई थी और लड़के वालों ने भी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। इस तरह मेरा रिश्ता गांव में तय हो गया था। मैं किसी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी जिस तरह से करवा रहे थे मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार थी। और फिर फाइनली मेरी शादी भी हो गई थी। मैं जब अपनी ससुराल आई तो मेरे ससुराल का जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरी एक बड़ी जेठानी थी और एक छोटा देवर था। मेरा पति अपने बड़े भाई से छोटा था और अपने छोटे भाई से बड़ा था। और मेरी एक ही कुंवारी जवान ननद थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरे देवर की भी अभी शादी नहीं हुई थी। इस घर में सब लोगों का एक ही जगह खाना बनता था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी और मुझे अपनी जेठानी बहुत पसंद थी। सास ससुर तो ऐसे थे जैसे नॉर्मल सास ससुर होते हैं और अपनी बहुओं के साथ बिहेव करते हैं। शुरू शुरू में हर सास बहू के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास के दिल से बहुएं उतरने लगती हैं। मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरा पति ही था, जो एक अच्छी नौकरी करता था, जबकि मेरा देवर तो बिल्कुल आवारा था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी करता रहता था। उसे इस घर में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। हर कोई यही कहता था कि वो सबसे छोटा होने की वजह से लाडला है और सब उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर लाडला होने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उस इंसान को बिगाड़ कर ही रख दें। प्यार एक अपनी जगह होता है और किसी भी औलाद को समझा कर रखना और उसे अच्छे संस्कार देना, ये भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा सबसे छोटा है और लाडला है तो उसकी परवरिश अच्छे से ना की जाए, उसकी अच्छी बुरी बात पर ध्यान ना दिया जाए और जैसा वो करे उसे करने दिया जाए। मेरा देवर बहुत बिगड़ा हुआ था। ऐसे ही उसके दोस्त भी थे जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रखा था। हमेशा इंसान गलत लोगों की संगत में आकर ही बिगड़ता है। जब मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुराल वाले बारात लेकर हमारे घर आए थे तो मेरे मायके की जो लड़कियां थीं, मेरा देवर और उसके दोस्त उन लड़कियों को भी छेड़ रहे थे। शादी के समय तो मैंने ये बात बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा देवर हमेशा से ही ऐसी हरकतें करता है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे हमेशा घर के सारे ही लोग यही समझाया करते थे कि वो सबसे छोटा है और लाडला है, इसलिए उसे छोटी छोटी बातों पर रोक टोक कभी मत करना। मेरा देवर इतना भी छोटा नहीं था, हट्टा कट्टा जवान था। वह चाहता तो कोई नौकरी कर सकता था या फिर पढ़ाई लिखाई भी कर सकता था, मगर मेरे सास ससुर ने ना तो उसे कभी स्कूल भेजा था और ना ही वो उसे कुछ भी गलत करने से रोकते थे। मैं तो अपने देवर से कोई बात भी नहीं करती थी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे जेठ गांव के ही एक सरकारी स्कूल में मामूली से चपरासी की नौकरी किया करते थे और जो पैसे उन्हें मिलते थे वो अपने पिता के हाथ पर लाकर रख दिया करते थे। मेरी जेठानी बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार रही थी क्योंकि मेरे जेठ अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को कभी समझते ही नहीं थे। उन्हें तो बस इतना पता होता था कि जितने पैसे उन्हें कमाने होते हैं वो सारे ही पैसे उन्हें अपने पिता के हाथ पर लाकर रखने हैं, और वो ऐसा ही किया करते थे। इस वजह से मेरी जेठानी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। ये तो मेरे ससुर को चाहिए था कि वो अपने बड़े बेटे की कमाई से थोड़े से पैसे निकाल कर उसे भी दे दे। आखिर उनका भी परिवार है, उनकी पत्नी है और उनका एक 7 साल का बेटा भी था। सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी मेरी जेठानी हर चीज़ के लिए तरसती थी, मगर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। मेरे पति भी अपनी सैलरी के जितने पैसे लाता था अपने माता पिता के हाथ पर रखता था, लेकिन उनमें से थोड़े से पैसे पहले ही वो निकाल कर अपने पास रख लिया करता था ताकि मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मेरा पति मुझे शहर में कई बार घुमाने भी ले गया था। मेरी एक जवान ननद बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। ना तो कभी वो अपनी भाभीयों के बीच आकर बैठती थी और ना ही कभी उसे हम लोगों से कोई मतलब होता था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। घर के सारे काम मैं और मेरी जेठानी ही करते थे।
मेरी ननद जब देखती कि हम दोनों खाना बनाने में बिजी हो चुके हैं तो वो भी हमारा हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। मेरी ननद देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी अपने मन में ठान लिया था कि मैं इसे अपनी भाभी बनाकर रहूँगी। और जब से मैं इस घर में आई थी तो वो मुझे और ज़्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही शांत बिहेवियर की लड़की थी। मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही था। भले से मेरी ननद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी। ससुर जी भी बस ठीक ठाक ही थे और ज़्यादातर अपनी पत्नी के कहने में ही रहते थे। मेरी सास हम बहुओं पर हमेशा रोक टोक करती रहती थी। वैसे भी नॉर्मल सास होती ही ऐसी हैं। हम लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मुझे जब अपने मायके जाना होता था तो मैं अपने पति के साथ उनके ऑफिस टाइम पर उनके साथ साथ निकल जाती थी, और फिर जब रात को वो घर आते थे तो मैं उनके साथ अपने ससुराल वापस आ जाती थी। मुझे ससुराल में खुश देखकर मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत खुश थे और उन्हें सुकून था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रह रही है। एक दिन हम लोग रात का खाना खा रहे थे। मेरा देवर काफ़ी दिनों से रात को बहुत लेट आ रहा था। मैंने अपने पति से कई बार अपने देवर की शिकायत की थी, क्योंकि रात के टाइम पर जब मेरा देवर दरवाज़ा बजाता था तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। नींद से जागकर मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता था। मैंने अपने पति से जब उसकी शिकायत की थी तो मेरे पति को मेरी बात का बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कि तुम अगर दरवाज़ा खोल देती हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी तुमने इसको बड़ी बना दिया है। एक दिन जब हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो अचानक से हमें बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरे जेठ और मेरा पति दरवाजे पर देखने गए कि आखिर किस बात का शोर हो रहा है तो पता चला कि मेरा देवर किसी से झगड़ा करके आया है। उसका झगड़ा इतना बड़ा हुआ था कि उसके सिर से खून बह रहा था। मेरा पति और मेरे जेठ दोनों ही उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर से उसकी ड्रेसिंग करवाई। फिर जब वो लोग घर आए तो उससे झगड़े की वजह पूछी थी। मेरे देवर ने बताया था कि उसके एक दोस्त ने उसके पैसे चोरी कर लिए थे, इसलिए उसका अपने दोस्त के साथ ही झगड़ा हुआ था। ये बात उस समय तो जैसे तैसे रफा दफा हो गई थी। अगले दिन जब मैं पड़ोस वाली आंटी के घर गई तो मुझे अपने देवर की एक नई हकीकत के बारे में पता चला था। मैं वहाँ पर इसलिए गई थी क्योंकि पड़ोस वाली आंटी की छत और हमारी छत एक दूसरे से मिली हुई थी। मैंने छत पर अपनी साड़ी सुखाने के लिए डाली थी, जो कि हवा के झोंके से पड़ोस वाली आंटी की तरफ जाकर गिर गई थी। मैं उनके घर से वही लेने के लिए गई थी। साड़ी लेने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बातें करने के लिए बिठा लिया था और कहा था कि कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करो। वो इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी तो मैं इसलिए उनके पास थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई थी। उनकी बेटी मेरे लिए चाय भी बना कर ले आई थी। इस तरह हम लोग चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। जब उन्होंने बातों ही बातों में मुझे रात वाले हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे देवर का किसी से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा, जी, वो बस उसके दोस्त ने उसके पैसे चोरी कर लिए थे। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस हो गई और उसके दोस्त ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी, जिसकी वजह से उसके सिर से खून बह रहा था। मेरी बात सुनकर पड़ोस वाली आंटी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी शादी को अभी कुछ समय हुआ है, इसलिए तुम अभी अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे देवर के दोस्त से उसका झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि पीछे वाली गली में जो लड़की रहती है उसके भाई से झगड़ा हुआ था। उसके भाई ने ही ईंट उठाकर तुम्हारे देवर के सर पर मारी थी, क्योंकि तुम्हारा देवर उसकी बहन को छेड़ रहा था। आंटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। क्या मेरा देवर ऐसा था? मुझे तो अपने देवर के बारे में उनसे ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे शर्म नहीं आती थी दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हुए। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि उसके घर में उसकी भी एक जवान बहन बैठी हुई है। अगर कोई उसकी बहन को छेड़ेगा तो उसे कैसा लगेगा। आंटी के घर से तो मैं शर्मिंदा होती हुई आ गई थी, लेकिन मैंने देखा था कि मेरी सास अपने बेटे को बहुत प्यार कर रही थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी। इस तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा था जैसे उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। मैं जब घर आई तो मैंने इस बारे में अपनी जेठानी को बताया था, तो मेरी जेठानी कहने लगी कि उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया, हमारा देवर ऐसा ही है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, जब आप भी उसके बारे में कुछ जानते हैं तो फिर आपने सास से कभी शिकायत करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मेरी जेठानी कहने लगी
कि कौन उसकी टेंशन अपने दिमाग पर सवार करेगा। तुम नहीं जानती हो कि ये लोग उसे बच्चा समझते हैं, मगर सबको ये नहीं पता कि ये बच्चा बाहर कितना गुल खिलाता है। मेरी जेठानी ने कहा कि इस घर में चाहे जो हो जाए, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहने वाली हूँ। ये कहकर मेरी जेठानी खामोश हो गई थी, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरा देवर कभी कोई कांड करता तो कभी कोई कांड करता था। मैंने कई बार अपनी सास से कहा था कि आप अपने छोटे बेटे पर ध्यान दिया करो। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। उसे कोई काम सिखाइए, किसी काम पर भेजिए ताकि वो कुछ पैसे कमा कर ला सके। इस तरह तो कोई उसे अपनी बेटी भी नहीं देगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप लोग उसे बच्चा समझते रहेंगे? मेरी इस बात पर मेरी सास ने मेरी शिकायत मेरे पति से लगा दी थी और कहा था कि तुम्हारी पत्नी को हमेशा मेरा छोटा बेटा खलता रहता है। मेरे पति ने भी मुझे डांटा था कि आखिर तुम्हें मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है, वो जो करता है उसे करने दो, तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि अभी वो गैर जिम्मेदार हैं, हम लोग उसकी शादी कर देंगे तो उसे जिम्मेदारी की समझ आ जाएगी। अब मुझे ही देख लो, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है, हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझने लगा हूँ। मैंने अपने पति की इस बात पर उसे जवाब दिया था कि कभी भी अपने भाई की शादी करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा भाई एक आवारा टाइप का लड़का है और ऐसे लड़कों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो सुधर ना जाए। शादी करने के बाद तुम्हारे भाई की ज़िंदगी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उस लड़की के बारे में सोचो जिसके साथ उसकी शादी होगी, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो सकती है। मेरी इस बात पर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम्हें हमारे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी को देखा है, किसी भी बात में नहीं बोलती, हमेशा खामोश रहती है। और एक तुम हो कि घर के हर मामले में टांग अड़ाती हो। लोग सही कहते थे कि शहर की लड़कियां ज़ुबान चलाने में बहुत माहिर होती हैं। तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया था। मेरे देवर के बारे में तो इस घर में कोई भी उसके लिए कुछ गलत सोच ही नहीं सकता था। न जाने ये लोग उस पर इतना विश्वास क्यों करते थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन हम पर हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि हैरान होने वाली ही बात थी। मेरे देवर को मेरे सारे ही ससुराल वाले बच्चा समझते थे। वो अपनी मर्जी से शादी करके एक लड़की को हमारे घर ले आया था। उसको इस तरह से अचानक शादी करते हुए देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। हालांकि इस बात पर मेरे सास ससुर अपने बेटे से बहुत नाराज़ हुए थे कि उसने किसी को भी बिना बताए शादी कैसे कर ली। और तो और ये लड़की कौन है जिसे वो इस घर में लेकर आया है। मेरे देवर ने कहा था कि अब ये मेरी पत्नी है और ये यहीं पर रहेगी। घर के सारे ही लोगों ने मेरे देवर की पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो इस अनजान लड़की को कोर्ट मैरिज करने के बाद ही घर में लेकर आया था। इसलिए अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जिस लड़की के साथ मेरे देवर ने शादी की थी वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि शक्ल से ही वो लड़की चालाक और बड़ी शातिर लग रही थी। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरे देवर को इस तरह शादी करते हुए शर्म नहीं आई, जबकि उसकी जवान बहन घर में बैठी हुई थी। सब लोगों ने इसलिए मेरे देवर की पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया। शायद अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और अब वो अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घुलना मिलना भी बंद कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मेरा देवर कुछ जिम्मेदार बनता गया और मेरे बड़े जेठ के साथ काम पर जाने लगा। इस तरह मेरी देवरानी, जिसको घर में पहले किसी ने पसंद नहीं किया था, धीरे धीरे वो मेरी सास की फेवरेट बन गई थी। बेटा तो वैसे भी उनका फेवरेट ही था। अब वो अपनी छोटी बहू के भी गुण गाने लगी थी। मेरी देवरानी ने अपने चालाकपन से घर के सारे मर्दों के साथ साथ मेरे सास ससुर को भी अपने वश में कर लिया था। मेरी जेठानी और मुझे तो जैसे घर कोई घास ही नहीं डालता था। और मेरी देवरानी इस घर में हर एक की फेवरेट बन गई थी। अब घर में उसकी ही बात सबसे ज़्यादा मानी जाती थी और उसने घर का सारा कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था, जो कि पहले मेरी सास के हाथ में था। अब पूरे घर पर मेरी देवरानी का ही राज था। उसी की चालाकी थी जो हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। वो सबके सामने अच्छा बनने के लिए मीठी मीठी बातें किया करती थी। हम दोनों बहुएं घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी इस घर में कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरा पति भी हर बात में मेरी देवरानी को आगे देखना चाहता था। अगर मैं उनसे कभी कुछ कह भी देती तो वो मुझ पर नाराज़ होने लगते थे।
समझ नहीं आ रहा था कि इस देवरानी ने किस तरह से सब लोगों के दिलों पर अपना कब्जा कर लिया। एक बात मुझे अपनी देवरानी की बड़ी ही अजीब लगती थी। वो ये बात थी कि जब भी कोई उसके मायके वालों के बारे में उससे कोई सवाल करता था तो वो घबरा जाती थी। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात को बदल दिया करती थी। मैंने भी कई बार अपने मायके जाकर अपनी देवरानी की हरकतों के बारे में जब अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी देवरानी के आगे पीछे कोई नहीं है, या तो वो कोई लावारिस या अनाथ लड़की है या फिर कोई बाजारू लड़की भी हो सकती है। ऐसा ही मुझे भी लगता था, या तो मेरी देवरानी अपने घर से भागी हुई है या फिर वो किसी बाजार की औरत है, क्योंकि उसकी चाल ढाल और उसके लक्षण संस्कारी औरतों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और दूसरा, उसे हमेशा एक ही औरत मिलने के लिए आया करती थी। ये औरत बड़ी ही अजीब सी थी। मेरी देवरानी उसे अपनी दोस्त बताती थी। यह औरत मुझे कुछ अजीब सी लगा करती थी और मुझे इसका अपने घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जब हमारे घर में आती थी तो हर किसी के कमरे में ताका झाकी करती थी और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं जब इस घर में अपने पति से शिकायत करती थी तो मेरा पति कहता था कि घर आए मेहमान के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे कमरे में झांक रहा है तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहते। मेरा पति तो पूरी तरह से बदल कर रह गया था, जबकि यही हाल मेरे जेठ का भी था। मेरे जेठ हमेशा ही मेरी देवरानी की बहुत तारीफ़ किया करते थे, जैसे कि मेरे पति करते थे। घर के सारे मर्दों को तो जैसे मेरी देवरानी ने अपने काबू में कर लिया था। मेरा सिक्स सेंस कहता था कि ये औरत ठीक नहीं है और इसकी जो दोस्त हमारे घर पर आती है वो भी मुझे ठीक नहीं लगती थी। जब भी मेरी देवरानी की दोस्त हमारे घर पर आती थी बिना खाना खाए नहीं जाती थी, और ना जाने मेरी देवरानी और वो औरत आपस में क्या बातें करती थी। बंद कमरे में 2-3 घंटे से पहले नहीं निकलती थी। कमरे के अंदर से उनकी खुसर पुसर की आवाज़ें आती रहती थी। और एक चीज़ थी जो मैंने अपनी देवरानी के दोस्त के अंदर नोटिस की थी। अभी पता नहीं मेरा वहम था या फिर किसी खतरे की निशानी थी। वो मेरी ननद को बड़ी गौर गौर से देखती थी। मैंने उस औरत को कई बार अपनी ननद के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था, और जब मेरी ननद हम लोगों के बीच बैठी होती थी और अचानक से मेरी देवरानी की दोस्त आ जाती थी तो वो बड़ी गौर से ननद को देखती थी। फिलहाल वो मेरी देवरानी की दोस्त ही थी और हम सारे घर वालों पर तो जैसे मेरी देवरानी का ही हुक्म चलता था, इसलिए हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था, इसलिए जो यहाँ हो रहा था मैं वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी। मगर जब ये औरत मेरी ननद के कमरे में जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरी ननद जवान थी और बहुत मासूम थी। वो बेचारी तो कभी किसी से तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं करती थी, और ये जो औरत मेरी देवरानी की दोस्त थी उसकी तो आवाज़ ही इतनी तेज़ थी कि बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी से झगड़ा कर रही है। एक दिन जब वो हमारे घर आई तो मेरी ननद के कमरे में जाकर बैठ गई थी और काफ़ी देर तक मेरी ननद से बातें करती रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे घर से चली गई तो मैं अपनी ननद के कमरे में गई और उससे पूछने लगी कि ये तुमसे क्या बातें करती है। दोस्त तो ये देवरानी की है, मगर जब भी घर में आती है तो तुमसे भी बातचीत ज़रूर करती है। मेरी बात पर मेरी ननद कहने लगी कि भाभी बस ये हमेशा मेरे कमरे में बैठ जाती हैं और कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा शादी करने का मन नहीं करता, भगवान तुम्हें अच्छा वर देगा। मेरी ननद कहने लगी कि मुझे उसकी बातों की कुछ समझ ही नहीं आती। मैं तो बस खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती हूँ। उसे जो कहना होता है वो खुद ही कहती रहती है और मेरे कमरे से फिर चली जाती हैं। मैंने अपनी ननद से कहा कि फिर भी वो बहुत शातिर और चालाक लगती है, तुम उससे बचकर रहना। मेरी ननद कहने लगी, जी भाभी जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी ननद ऐसी ही थी, उसको जैसा समझाया जाता था वो आसानी से समझ जाती थी। वो बेचारी इतनी सिंपल और भोली थी कि किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी, हमेशा उसे अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उससे अपने काम करवाया करती थी। घर के हालात इसी तरह से चल रहे थे कि अचानक मेरे पति के मामा जी के यहाँ शादी आ गई। मेरे पति के मामा का घर शहर में था और वहाँ पर शादी में जाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने जब हमें इनविटेशन दिया था तो हम लोगों से कहा था कि शादी में सबको ज़रूर आना है। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके पर मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिस दिन हम लोग शादी में जाने वाले थे उस दिन अचानक ननद की तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गई थी।
हमारे साथ नहीं चल सकी। हम घर की बहुएं थीं, हमारा शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। मेरी सास कहने लगी कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर में रुक जाती हूँ, तुम लोग शादी में चले जाओ। जिस पर मेरी देवरानी ज़बरदस्ती मेरी सास को ले गई। वैसे भी वो मेरी सास की फेवरेट थी और मेरी सास उसकी हर बात को मानती थी। उसने कहा कि मम्मी जी, आप मेरी खातिर शादी में चलो, क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। दोनों भाभियाँ तो वैसे भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती हैं। मैं अगर शादी में अकेली जाऊँगी तो किस तरह सबको पहचानूँगी। मैं तो शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अपनी देवरानी की इस बात पर मैं अपनी जेठानी का चेहरा देख रही थी, जिस पर मेरी जेठानी ने भी मुंह बिगाड़ लिया था, क्योंकि मेरी देवरानी हमेशा हम दोनों बहुओं को सास के आगे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ज़बरदस्ती मेरी देवरानी जोर देकर मेरी सास को अपने साथ ले गई। सुबह के टाइम हम लोग शहर जाने के लिए निकले थे। रात को जब शादी संपन्न हुई तो हम अपने घर आ गए थे, लेकिन जैसे ही हम घर आए तो हम सब लोगों के होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मेरी ननद घर में नहीं थी। वो घर से गायब हो चुकी थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। चारों तरफ गम का माहौल था। मैं भी अपनी ननद के लिए बहुत परेशान हो रही थी और हैरान भी हो रही थी कि आखिर मेरी ननद कहाँ जा सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर रही सही कसर मेरी देवरानी ने पूरी कर दी थी। हमारा गम बांटने या लोगों को तसल्ली देने के बजाय उसने मेरी मासूम ननद के करैक्टर पर कीचड़ उछाल दिया था। वो सबसे यही कह रही थी कि वो ज़रूर किसी के साथ भाग गई होगी, और मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मेरी देवरानी की बात पर सबने यकीन भी कर लिया था। लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी ननद बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था, और ना ही वो बेचारी कभी घर से बाहर निकलती थी। तो फिर वो किसी के साथ कैसे भाग सकती थी। अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती थी कि मेरी ननद गलत थी। मैंने देवरानी से कहा था कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए। तो मेरी देवरानी कहने लगी कि भाभी, शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार निवेदिता को किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। मैंने कहा उसके पास मोबाइल ही नहीं था, तो फिर वो किसी लड़के से कैसे बात कर सकती थी। तो फिर मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं अभी आपको सबूत दिखाती हूँ कि उसके पास मोबाइल था या नहीं। मेरी देवरानी उसके कमरे से मोबाइल का सिम निकाल कर लाई थी। मैंने कहा आखिर ये कैसा सबूत है। तो मेरी देवरानी कहने लगी कि यही वो सिम है जिससे वो लड़के से बात किया करती थी, और अब जब वो भागी है तो सिम कमरे में ही छोड़ गई और अपना मोबाइल साथ ले गई। मेरी सास तो देवरानी की बात सुनकर अपना सर पीटने लगी थी और कहने लगी कि मैं अपनी जिस बेटी को इतना मासूम समझती थी वो इतनी चालाक निकलेगी, मैं नहीं जानती थी। मैं अपनी सास को समझाने की कोशिश करने लगी कि हमारी निवेदिता ऐसी नहीं है और ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी जेठानी से भी कहा कि भाभी आप बताओ निवेदिता कितनी सीधी लड़की है। तो मेरी जेठानी खामोश हो गई, क्योंकि इस घर में ऐसा ही होता था। कोई भी किसी का साथ नहीं देता था, सब अपना अपना देखते थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं निवेदिता को बदनाम नहीं होने दूंगी। मेरी ननद गलत नहीं थी और ना ही उसने कुछ गलत किया था। घर के सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, एक मैं ही थी जो उसकी तरफ से बोल रही थी। मैंने अपने पति से कहा था कि मैं पुलिस में निवेदिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही हूँ। जब मेरी देवरानी ने सब लोगों के सामने कहा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो इस तरह हम लोगों की और ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि पहले ही निवेदिता इस घर से भाग चुकी हैं। मेरे ससुर कहने लगे, बहू तुम खामोश रहो, हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। पहले ही हमारी बेटी हमारे मुंह पर कालिक मल कर चली गई। हम नहीं चाहते कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाए। मुझे अपने ससुराल वालों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि निवेदिता उनकी अपनी बेटी थी। वो अपनी बेटी पर भरोसा ना करके अपने घर की बहू पर ऐसे भरोसा कर रहे थे जैसे उसको सालों से जानते हैं, जबकि जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था उसको तलाश करने की ये लोग कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे निवेदिता की फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उस बेचारी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैं निवेदिता को तलाश करना चाहती थी, मगर सब लोगों ने मुझे निवेदिता को तलाश करने के लिए मना कर दिया था। मेरे पति ने तो कह दिया था कि अगर तुमने मेरी बहन को तलाश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। घर का माहौल बहुत बुरा हो चुका था। मेरी देवरानी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। मेरी सास मुझसे हमेशा
झगड़ा करने लगी थी। उधर मेरी जेठानी को भी मेरे खिलाफ ना जाने उसने कैसी कैसी बातें कही थी कि मेरी जेठानी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। इस तरह हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच भी झगड़ा होने लगा था और मेरी जेठानी कहती थी कि मैं घर से जा रही हूँ, जो बातें मैंने कभी अपनी जेठानी को नहीं बोली थी। मेरी देवरानी ने मेरा नाम लेकर मेरी जेठानी को बोल दी थी और कहा था कि ऐसा सब मैंने अपनी जेठानी के बारे में कहा था। मेरी देवरानी ने मेरी जेठानी से कहा था कि सुगंधा भाभी आपके बारे में कहती हैं कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हैं, जबकि मैं बहुत खूबसूरत और शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। न जाने मेरी जेठानी कैसे जलन रखने वाली औरत बन गई है। जब लड़ाई में मेरी जेठानी ने ये सारी बातें कही तो मुझे एक झटका सा लगा था कि मैंने तो अपनी जेठानी के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस घर का हर एक मेंबर मेरे खिलाफ हो गया था। सब लोग चाहते थे कि मैं इस घर से निकल जाऊं, जबकि मैं सिर्फ अपने पति की वजह से ही इस घर में रुकी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पति को समझाती रहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरी सास ने घर के सारे काम की जिम्मेदारी जेठानी और देवरानी को छोड़कर मेरे हिस्से कर दी थी और कहा था कि तुम हमारे घर का माहौल बिगाड़ना चाहती हो, इसलिए घर गृहस्थी अब तुम्हें ही संभालनी होगी। लेकिन मैं कुछ भी करके निवेदिता को तलाश करना चाहती थी। निवेदिता को गायब हुए 1 महीना गुजर चुका था। इस सब के बीच एक अजीब बात यह थी कि मेरी देवरानी की जो दोस्त हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पर आती रहती थी, जिस दिन से मेरी ननद गायब हुई थी उसने हमारे घर में कदम तक नहीं रखा था। न जाने उसने हमारे घर पर आना जाना क्यों बंद कर दिया था। मेरा पति मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आया था। मैं अपने मायके तो आ गई थी, लेकिन वापस दूसरी बस में बैठकर खामोशी के साथ गांव वापस आ गई थी। मुझे किसी को भी नहीं बताना था कि मैं गांव वापस आ गई हूँ। इस दौरान मैं अपनी ननद की तलाश करना चाहती थी। मैंने अपनी ननद के सारे दोस्तों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए कि क्या सच में मेरी ननद का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है और वो घर से गायब हुई है, तो क्या वो सच में किसी लड़के के साथ ही गायब हुई है या फिर उसे किसी ने घर से अगवा किया है। मेरी ननद के गिने चुने 2 या 3 ही दोस्त थी और उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दोस्त ने ये ज़रूर बताया था कि उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो सिम कार्ड जो मेरी देवरानी दिखा रही थी वो फर्जी सिम कार्ड था, क्योंकि उस समय मेरी देवरानी ने सबके सामने वो सिम कार्ड दिखाया था, जबकि उसके बाद वो सिम कार्ड उसने खुद ही गायब कर दिया था। मैं भी खामोशी के साथ पुलिस में अपनी ननद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चली गई थी। लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले पुराने दोस्त के साथ हुई थी। वो हमारे गांव के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी ननद को ढूंढने में तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। इस तरह पुलिस की पूरी टीम मेरी ननद को तलाश करने में लग गई थी और मेरे ससुराल में कोई भी नहीं जानता था कि मैं अपने मायके में नहीं बल्कि किसी गांव में छुपी हुई हूँ और अपने ससुराल वालों से छुपकर अपनी ननद को तलाश कर रही थी। मुझे 2 दिन गुजर गए थे जब पुलिस के खबरियों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी ननद को हमारे ही गांव में बने कोठे पर देखा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कोठे के 2-3 आदमियों का फ़ोटो दिखाया था जो कुछ आरोप की वजह से अपनी थोड़ी बहुत सज़ा जेल में काट चुके थे। उनका रिकॉर्ड पहले से ही पुलिस के पास था। इसमें से मैं किसी को नहीं पहचानती थी, मगर एक लड़का ऐसा था जिसको मैं पहचान गई थी। वो मेरे देवर का दोस्त था। इसको मैंने एक बार देखा था जब मेरे देवर के सर में चोट लगी थी। ये लड़का मेरे देवर से हमारे घर पर मिलने के लिए आया था, लेकिन ये सोचकर मेरे होश उड़ गए थे कि क्या निवेदिता को कोठे पर भेजने में मेरे देवर का हाथ है। पुलिस ने कोठे पर छापा मारने के लिए मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था कि मैं वहां चलकर अपनी ननद को पहचान सकूं, क्योंकि कोठे पर तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। मैं जैसे ही पुलिस के साथ वहां पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर पुलिस ने छापा मारने के दौरान जिन लोगों को अरेस्ट किया था वहां पर उनमें से एक औरत वो भी मौजूद थी जो मेरी देवरानी की दोस्त थी और मेरी ननद मुझे कोठे पर मिल गई थी। पुलिस वालों ने इन सबको अरेस्ट करने के बाद उनकी खूब धुलाई की थी। मेरी ननद ने अपना बयान पुलिस को दे दिया था कि इन लोगों ने उसे घर से किडनैप किया था। इस तरह मेरी ननद के आरोपियों को तो सज़ा मिल गई थी, लेकिन असल आरोपी तो हमारे घर में छुपे बैठे थे। मेरी ननद ने बताया था कि उसे उसके घर से गायब करवाने में उसके भाई और भाभी का हाथ है। दरअसल मेरा देवर शुरू से ही बहुत बिगड़ा हुआ था और उसे कोठे पर जाने का बहुत शौक़ था। उसे मेरी देवरानी पसंद आ गई थी और मेरी देवरानी को भी
मेरा देवर पसंद आ गया था। मेरा देवर उसे प्रपोज कर चुका था। मेरी देवरानी ने इस बात का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो कोठे की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और अपना घर बसाना चाहती थी। मगर कहते हैं कि चालाक इंसान हमेशा चालाक ही रहता है और अपनी चालाकी से अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। मेरी देवरानी ने हमारे घर में आकर उसके बीच रुकावट करने वाले लोगों की घर में कोई इज्जत नहीं बनने दी थी। मेरा देवर भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हम दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा समझदार हैं। घर में किसी को भी शक ना हो जाए कि मेरी देवरानी कोठे से आई हुई है, इसलिए मेरी देवरानी ने सबका दिल जीत लिया। वैसे भी वो मर्दों का दिल लुभाने में बहुत माहिर थी, इसलिए मेरे ससुर, मेरा पति और मेरा जेठ हर कोई उसकी भाषा बोलता था और मेरी सास भी उसके जैसी ही हो गई थी। मेरी देवरानी अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए वो औरत जिसको मेरी देवरानी अपनी सहेली बताती थी वो उसकी सहेली नहीं थी बल्कि इस कोठे की बाई थी और मेरी देवरानी की बहन थी। वो हमारे घर पर इसलिए आती थी ताकि उसकी बहन वापस कोठे पर आ जाए और अपना धंधा शुरू कर दे, क्योंकि मेरी देवरानी कोठे की शान थी और उसके ना होने की वजह से कस्टमर आना भी कम हो गए थे। मेरी देवरानी की बहन परेशान हो गई थी, तभी वो हमारे घर पर आकर मेरी देवरानी से कहती थी कि तुम वापस कोठे पर चलो और अपना धंधा शुरू करो। मगर मेरी देवरानी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर जब उसकी बहन की नज़र मेरी ननद पर पड़ी तो उसने मेरी देवरानी से कहा था कि अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो तुम अपनी ननद को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि वह कुंवारी भी है और बहुत खूबसूरत है, उसके हमें अच्छे खासे दाम मिलेंगे। इन दोनों बहनों ने मिलकर प्लान बनाया था और इस तरह जब हम लोग शादी में चले गए तो अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी ननद को घर से ही किडनैप करवा लिया गया था और सबके दिल में ये यकीन डाल दिया था कि मेरी ननद किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। उसके लिए सबके दिल में यकीन डालना बहुत आसान था, क्योंकि वो पहले ही सबका भरोसा जीत चुकी थी। मैं अपनी ननद को कोठे से तो बचा चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। अब मैं उसे घर लेकर चली गई और मेरी ननद ने अपने मुंह से सब कुछ सबको सच सच बता दिया और ये भी बता दिया कि मेरा देवर इस बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरा देवर देवरानी को वापस कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो भी राजी हो गया था कि उसकी बहन ही अगर कोठे पर चली जाएगी तो ठीक रहेगा। मेरे ससुराल वाले अभी भी मेरी ननद को डांट रहे थे, उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। मगर जब उसने बताया कि सब लोगों को जेल हो चुकी है और पुलिस भाभी को पकड़ने के लिए आ रही है, तो मेरी देवरानी के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मेरी ननद ने अपने भाई और भाभी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसके बाद मेरे देवर देवरानी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी थी। मेरी ननद पिछले 1 महीने से अत्याचार का शिकार हो रही थी, क्योंकि कोठे पर उससे धंधा करवाया जा रहा था और सबको लगता था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेरे तलाश करने पर मेरी ननद मिल चुकी थी, वरना मेरी ससुराल में तो कोई भी उसे तलाश करने के लिए तैयार ही नहीं था। निवेदिता बार बार मेरा एहसान मान रही थी और उसका कहना था कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन मेरे सास ससुर और घर के बाकी सारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, तो उन्होंने खुद ही मेरी देवरानी और देवर को पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरे घर वालों ने मेरी ननद से माफ़ी मांगी थी और साथ साथ मुझसे भी माफ़ी मांगी थी, जिसने इस बात पर यकीन ही नहीं किया था कि मेरी ननद किसी के साथ भाग चुकी है, जबकि मैं शुरू से ही यही कह रही थी कि मेरी ननद को किडनैप किया गया है। यह हादसा हो जाने के बाद मेरी ननद अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई थी, मगर फिर हम लोगों ने उसे तसल्ली दिलाई थी कि हम तुम्हारी शादी अच्छे परिवार में करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी ननद की शादी अपने भाई के साथ करवा दी थी। मेरे भाई ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। मेरी ननद मेरे भाई के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन मेरे ससुराल वाले आज भी इस बात पर शर्मिंदा होते हैं कि जिस लाडले बेटे को उन्होंने इतनी छूट दी थी, उसी लाडले बेटे ने अपनी सगी बहन के साथ इतना गलत किया था। आखिर हमारे समाज के रिश्तों को ये क्या हो चुका है कि कोई भी रिश्ते की कदर नहीं करता। मेरी देवरानी तो थी ही एक बाजारू औरत, इसलिए उसका दिमाग भी ऐसा ही था, मगर मेरा देवर तो ये समझ सकता था कि इसकी बहन कितनी मासूम है। मेरा देवर सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा और तो और अपनी पत्नी का साथ भी देता रहा। उसने अपने दोस्त को हमारे घर भेजकर अपनी बहन को किडनैप करवाया था। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने छोटे बच्चों से प्यार करें, मगर प्यार करते करते इतने अंधे ना हो जाएं
कि उनकी अच्छी बुरी हरकतों को समझने की कोशिश ही ना करें। मेरा पति भी संभल चुका है और मेरे जेठ जेठानी भी। अब हम लोग एक दूसरे की काफ़ी परवाह करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।